रवि रवि आओ ना 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 अभी है इसलिए रवि और आप दोनों का आप दोनों के बीच सब लोगों ने दे दिया। धन्यवाद। क्योंकि किताब में कई सारे गीत हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, और एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है निराला जी मेरे नजर में आ रहे हैं, जिन्होंने बड़ा काम भोजपुरी से करते रहते हैं और हम उनको पढ़ते रहते हैं, तो भोजपुरी को लेके एक्टिविज्म का जो काम है वो निराला जी करते हैं। तो एक गीत है, आप सब लोग जो भोजपुरी को जानते हैं वो इससे वाकिफ होंगे, बटोहिया, जो अपने जमाने में काफी चर्चित हुआ वो गीत। दरअसल वो एक कविता संग्रह में छपा था, उसके बाद उसकी लोकप्रियता बढ़ी और इसलिए लिखा गया था, जो हम लोग जानते हैं उनके बारे में कि जब राष्ट्रीयता को लेके जो नेशनलिज्म है वो थोड़ा मंद पड़ गया, भारत गुलाम था, लगता था कि क्या पता निराशा का माहौल था कि क्या पता भारत आजाद तो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तभी गीत लिखा गया था। तो हमारी बहन है और चंदन तिवारी, जिनको आना था, मैंने अनुरोध किया था, वो थोड़ी व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाई, तो उनका संदेश है सुषपाल जी उसको चलाइए और फिर चंदन जी की आवाज में हम लोग बटोहिया गाना सुनेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ेंगे। किताब का लोकार्पण हो रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीयता का काव्य। आदरणीय डॉक्टर रामधारी प्रसाद यादव जी की किताब है, जिन्होंने लिखा है इस किताब को। प्रलेख प्रकाशन ने इसे छापा है। इस लोकार्पण में मुझे भी होना था, लेकिन लगातार यात्रा है हमारी, इस वजह से मैं शामिल नहीं हो पाई, लेकिन मेरी शुभकामनाएं रामधारी अंकल को है इस बटोहिया गीत के साथ। बटोहिया जो कि बाबू रघुवीर नारायण की अमर कृति है और ये गुलामी के दिनों में पूर्विया इलाके के लोककंठ में और चर्चा बसा सबसे लोकप्रिय गीत है। बाबू रघुवीर नारायण अंग्रेजी के कवि थे और तब तक उनकी अ टेल ऑफ बिहार जैसी कृति भी आ चुकी। उन्होंने जब ये देखा कि गुलामी के दिनों में अपने देशवासियों में हीनता का भाव बढ़ता जा रहा है, अंग्रेज और अंग्रेजीदार लोग श्रेष्ठता बोध का भाव भरकर हिंदुस्तानियों को हिफाजत की दृष्टि से देखते हैं, तो बाबू रघुवीर नारायण अपनी मातृभाषा की तरफ लौटे। 1911 में बाबू रघुवीर नारायण की एक कृति आई, रघुवीर भद्रपुष्प, और इसी कृति में एक कविता आई, बटोहिया। 1912 में चंपारण में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहाँ बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के छोटे भाई गोपाल कृष्ण सिंह ने मंच से पहली बार इसे गाया और फिर क्या था, देखते देखते कुछ ही दिनों में ये कविता पूर्विया इलाके के लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी और क्या शहर, क्या गांव, क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, सबके बीच में ये समान रूप से लोकप्रिय होने लगी। भाषियों के बीच में ये उतनी ही लोकप्रिय हुई और इस कविता में रघुवीर नारायण ने बताया कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे सुंदर है और ये राम, कृष्ण, सीता, कबीर, नानक का मुल्क है और यहाँ सुख और धान के खेतों में सुख जैसे झूलता है और यहाँ प्रकृति से सब संवाद करते हैं। इतनी लोकप्रियता भारत में मिली, इतनी बल्कि उससे ज्यादा लोकप्रियता उन गिरमिटिया देशों में मिली जहाँ कृषि मजदूर बनने गए थे और जहाँ हिंसा की भावना के साथ वो काम कर रहे थे। ये उन तक पहुंचा तो उन्होंने इसे गाना शुरू किया। अपने देश के प्रति गर्व और गौरव का भाव भरते हुए ये गीत फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना समेत अनेक देशों में फैला। भारत के सौंदर्य का वर्णन करने वाला ये अनूठा गीत आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों को हीनता बोध से निकालने, भारतीय और गिरमिटिया दोनों के लिए एक औजार की तरह, एक हथियार की तरह बन गया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोरे प्राण बसे इनको भरे बटोहिया।
आपको ये गीत पसंद आया। हम लोग यहाँ पे लाइव सुनते हैं उनको, लेकिन वो नहीं है। और ये कार्यक्रम जो आपने देखा है, ये कुछ ही दिन पहले 2-2.5 सप्ताह पहले दिल्ली में आयोजन हुआ था। इरफान जी और एक सीरीज भोजपुरी गानों पर, और भोजपुरी की राष्ट्रीयता ये प्रेरक उन पर एक सीरीज चलने की बात कर रही है। उसमें ये गाना था, और क्योंकि ये गाना इस किताब में है पहले अध्याय और फिर बात की अध्याय में इसकी चर्चा है, तो उन्होंने इसको बताया। अब जिस चीज के लिए हम सब लोग यहाँ हैं, विमोचन पे एक बहाना था, हम लोग को हरिवंश जी को सुनना था, तो हम लोग रामगुरु रहना करते कि आप माइक मदद करके वहाँ हो जाए और सर का भाषण ये ऑन है। पुस्तक के रचनाकार आदरणीय डॉक्टर रामधारी प्रसाद यादव जी, अध्यक्षता कर रहे भाई संजय मिश्र जी, अध्यक्ष रांची प्रेस क्लब, साथ रहे, बल्कि मैं कहूं कि बड़े युवा दिनों में जिस लड़के के साथ मेरे काम शुरू किया वो रवि, जितेंद्र पात्रो जी, निदेशक प्रकाशन समूह, उपस्थित सारे हमारे पुराने आत्मीय मित्रगण, जिनसे पहले जैसा प्रायः मिलना नहीं हो पाता, पर रांची में न रहने के कारण जो मेरी स्मृति में स्थायी हिस्सा है और हमें लगातार मेरे जीवन के संबल भी हैं, उनमें से कुछ संपर्क रहता है। मैं सबका नाम लूं तो लंबी सूची होगी, पर शायद 2 दशकों बाद 2 लोगों से रूबरू मुलाकात हुई। एक हमारे विनय जी, जब मैं रांची आया था काम शुरू करने तब थे, और हमारे अजय जी। बहुत सारी स्मृतियां सबके साथ है मेरी, पर मैं विस्तार में गए अपने सारे मित्रों को याद किए बगैर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि रांची से दूर रहने के कारण भले आपसे प्रायः मिलना या संपर्क न हो पाता हो, कुछ लोगों से होता भी है बातचीत में, पर आप मेरी स्मृतियों के और जीवन के वो प्रेरक हिस्सा हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। पहले मैं अपने पुराने साथी युवा पत्रकार रवि प्रकाश के बारे में कहना चाहूंगा।
रवि प्रकाश की यह सूचना ही देना कि इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में आपको रहना है, मेरे लिए आदेश जैसा था। उसकी वजह है, मुझे शायद मैं यहां बैठे बैठे सोच रहा था तो मुझे पहली स्मृति उभरी। रवि युवा था और किसी ने मुझे बताया था रवि की प्रतिभा के बारे में। इसके अलावा मैं प्रतिभा के अलावा कुछ पता ही नहीं करता था। एक काम शायद नेपाल के बारे में हमने उससे अनुरोध किया। बैठो तुम, आओ बैठो। अगर कहीं गलत हो तो ठीक करना, आ जाओ यहां, आ जाओ, कुर्सी लेकर आओ। रवि नेपाल गया और उसको उस ढंग से चीजों को करके 1 पेज की सामग्री लाया और मैंने कहा तुम हमारे साथ काम करने को तैयार हो, सहमत हो। शायद वो हम लोगों की शुरुआत की यात्रा थी और अभी बहुत अच्छी तरह से काम करने वाले पत्रकारों में हैं। रवि ने अपनी बीमारी के बारे में कहा। मैं तो मानता हूं कि रवि को देखकर उसकी रवि की जिजीविसा और सारी चीजें कि बीमारी है ही नहीं रवि के लिए, और रवि जैसे अनेक परेशानियों से अपनी प्रतिभा, कौशल और आत्मबल के कारण निकल कर आए, वो इससे भी निकल गए हैं। इसलिए रवि, अपने मानस पर यह उतार देना तुम दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत इस बारे में हो और हो। मैं उनके पिताजी से यह निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षकों के बारे में हमारी यह बड़ी पुरानी धारणा है। आप वो किस्सा जानते होंगे, मैं इतिहास नहीं जानता पर हमारे बहुत मित्र हैं जो यहां बताएंगे कि वो जब शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया तो पूछा कि आपकी ख्वाहिश क्या है बादशाह की। तो 2 चीजें कही थी। उनमें एक चीज था कि हमें कुछ छात्रों को दे दो, हम पढ़ाना चाहते हैं। तो कहा बादशाहत चली गई पर मानस नहीं गया, क्योंकि शिक्षकों से यह भविष्य गढ़ते हैं। तो आपने न सिर्फ बच्चों का गढ़ा है बल्कि एक पीढ़ी को गढ़ा है। अपने बच्चों के बारे में तो आपने बताया और फक्र का विषय है कि रवि जैसा पुत्र आपको। तो रवि का आदेश था, इसलिए मुझे इस कार्यक्रम में मौजूद होना ही था। दूसरी वजह कि आजादी का अमृत वर्ष, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के महत्व से जुड़ी यह किताब है। तीसरी बात, जहां बचपन के 14 साल मेरे गुजरे जिस मिट्टी धरती में, वो भोजपुरी की ही धरती। और मैं ये कह सकता हूं कि जो शुरू के किस्से मैंने सुने, शुरू के प्रसंग सुने हैं और कुछ का तो प्रत्यक्ष अनुभव है। शुरू के जो किस्से और प्रसंग सुने राजेंद्र बाबू के बहुत क्लोज के लोगों से, वो भोजपुरी में कैसे बात करते थे। और जेपी का तो अंतिम दिनों में जसलोक हॉस्पिटल में मैं चला गया था काम करने, टाइम्स समूह धर्मियों में काम करता था, उनके गांव का था, परिवार से रिश्ता था, तो इसलिए मुझे उस कमरे में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। तो अपनी बड़ी बहन से जिस भाषा में वो बात करते थे, या अनेक अवसरों पर गांव में मैंने देखा गांव के बुजुर्गों से, वो यही भाषा भोजपुरी हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी उसी इलाके से, भागवत शरण उपाध्याय, संत साहित्य के अनेक ऐसे जानकार लोग। और मैं बहुत वर्षों बाद मॉरिशस गया। मॉरिशस में मॉरिशस का एक लड़का उन दिनों हमारे साथ टाइम्स समूह में काम करते थे। वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर राम गुलाम ने उनको भेजा था डॉक्टर धर्मीर भारती के पास। वो हमारे बड़े अजीज मित्र बन गए। उन्हीं दिनों से ऐसी रांची में जब मैं काम करता था तब भी वो आए मुझसे मिलने। मैं मॉरिशस गया, उनके घर गया, रहा, हाल तक संपर्क रहता है। अनेक ऐसे शब्द जो भोजपुरी में हम लोग भूलते जा रहे हैं, और वो गीत पुराने उन लोगों ने वहां एकत्र करके मुझे दिया। हमें कहा एक बार चलते हुए कि हरिवंश फजीरे तुम आना। मैं आपको कह नहीं सकता, इतने वो सब जो बचपन में ध्वनित होते हैं और जिनकी मिठास, जिनकी गूंज जो सीधे आपकी चेतना को प्रभावित करते हैं, तो हर एक को अपनी मातृभाषा में मिलता है। और टेक्नोलॉजी ने यह संभव किया। पिछले दिनों शायद 8 महीने हुए होंगे, हमारे तत्कालीन माननीय चेयरमैन राज्यसभा उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी भाषा में बहुत रुचि रखते हैं और 22 भाषाओं को इस सरकार ने अनुवाद करके साइमल्टेनियस लोग सुन सके अपनी भाषा में, ये वो सुविधा उपलब्ध कराई। तो एक टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट अपने समूह को लेकर प्रोग्राम बताने आए, जिसमें मैं और हमारे माननीय चेयरमैन साहब थे। कैसे एक साथ साइमल्टेनियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
12 भाषाओं में तुरंत अनुवाद करके आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अब उपलब्ध करा रही है कि दुनिया की हर भाषा और अपनी भाषा में ही बेस्ट चीजें आप दे सकते हैं। बाकी भाषाएं ज्ञान की खिड़की खोलती हैं, वो खोलनी चाहिए, रहनी चाहिए, पर उससे आप एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो आपका उद्गार है, जो भाव आता है अपनी भाषा से, वो भाव अब टेक्नोलॉजी ने संभव बनाया कि एक दूसरे को आप दिल से समझ सकें। इसलिए भोजपुरी खुद की जहां बताया कि आरंभ के 14 वर्षों तक जहां परवरिश हुई, उसमें यह किताब, उस पर शोध मेरे लिए दूसरा आकर्षण का विषय था। और तीसरा उससे भी महत्वपूर्ण, एक पुत्र के रूप में अपने पिता की पुस्तक को लाने का जो शिद्दत से, जो जिस उत्सुकता से, जिस परिश्रम से रवि ने प्रयास किया, उसकी सराहना की जानी चाहिए। हमारे मित्र कृपाशंकर जी ने इसकी समीक्षा या भूमिका लिखी है। जैसा आपने जाना कि शिक्षक ही समाज को गढ़ते हैं, समाज की नींव डालते हैं। रवि का सौभाग्य कि वो एक शिक्षक पिता के पुत्र हैं। और जैसा आपने ये भी सुना कि डॉक्टर रामधारी प्रसाद जी चंपारण के श्रीपुर गांव के रहने वाले हैं। चंपारण की धरती सत्याग्रह आंदोलन और राष्ट्रीयता के लिए उर्वर मिट्टी के रूप में जानी जाती है, और भोजपुरी साहित्य के लिए जहां तक मेरी जानकारी है उसके लिए भी बड़ी वो मिट्टी सृजनात्मक जगह रही है। यहां से पंडित गणेश चौबे और पांडे कापिल जैसे लोग हुए। सत्याग्रह और राष्ट्रीयता की बात तो गांधी के चंपारण अध्याय ने पूरी दुनिया में उसकी पहचान दी। और जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर रामधारी जी ने, कि यह उनका शोध प्रबंध है। 94 में यह लिखा गया। पर मुझे सबसे रिमार्केबल बात दो लगी कि आपने, अगर मैं गलत ना हूं तो आपकी जो पृष्ठभूमि पढ़ा मैंने, आपने दो चीजों से आपने एमए किया, साहित्य और इतिहास। और ये बड़ा रिमार्केबल है। इतिहास आपको दृष्टि देता है कि भविष्य की चीजें सीखकर कैसे आप गढ़ सकें, अतीत की चीजें सीखकर भविष्य को कैसे गढ़ सकें। और साहित्य इंसान को बदलने की सबसे सशक्त विधा है। इन दोनों विधाओं से जो परिपूर्ण हो, उनके शोध का परिणाम है यह पुस्तक। ये मेरे लिए बड़ा महत्व का विषय है, क्योंकि आप देखेंगे आगे डिसिप्लिन में जिस तरह से हम लोग इतिहास को देखते हैं, इतिहास दरअसल वो है नहीं। हमारे यहाँ कई बार मैं देखता हूँ, पिछले दिनों बनारस गया बोलने के लिए, तो बहुत सारे लड़के आए मिलने। मैं सबसे पूछ रहा था तो कोई कहा कि मध्यकालीन के इस पहलू पर हम अध्ययन कर रहे हैं, कोई पोस्ट पर कर रहा है, कोई और। मैंने मध्यकालीन विश्व इतिहास, जब हम लोग पढ़ते थे तो रिवाज ये था कि चलिए कुछ नहीं है तो एमए करना है तो किसी और विषय में सोशल साइंस का एडमिशन ले ले, पर ऐसा है नहीं। इतिहास, फिलॉसफी, मैथ, फिजिक्स, ये सारी चीजें दुनिया के दर्शन के रूप में बदलती हैं। जितने बड़े दुनिया को प्रभावित करने वाले लोग रहे, वो इतिहास से उन्होंने दृष्टि पाई। इतिहास पर चूंकि हम चर्चा नहीं कर रहे, इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि इतिहास के जानकार और साहित्य, जो मन बदलता है, तो दोनों का जब संगम होगा तो उसका प्रभाव और असर तो एक भिन्न तरीके से सृजनात्मक तौर पर निकलेगा, जो आपकी पुस्तक में है। तो अपने तीनों अनुभवों में कहूं, साहित्य, इतिहास और मातृभाषा का ऐसा अनोखा संगम इस पुस्तक में आपको मिलेगा। और यह भी सुखद है कि अमृत वर्ष के अवसर पर इस पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है। मैं रामधारी बाबू का लेखकीय बयान पढ़ा तो आरंभिक लाइन ही उन्होंने बड़ी रिमार्केबल लिखी है, जो शुरुआत की पंक्ति है। शुरू ही होता है, कविताएं, गीत और नाटक ऐसे माध्यम जो समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं। समग्र साहित्य का ये अलग अलग विधाएं हैं, पर साहित्य कैसे बांटता है ये तो हमसे बेहतर जानने वाले लोग यहाँ कई हमारे मित्र हैं जिनसे मैं बीच बीच में सुनता रहता हूं।
पर अनेक ऐसे कवि हुए दुनिया की हर भाषाओं में हुए और जिनकी कविताओं से समाज को प्रेरणा, ताकत और एक विजन मिला। मैं मानता हूं कि साहित्य सबसे सशक्त विधा है व्यक्ति को बदलने। बाकी जितनी चीजें हैं, राजनीति सिस्टम बदलने, बाकी चीजों करने का बड़ा कारगर माध्यम है, पर मनुष्य के मन बदलने का अगर कोई विधा सबसे सशक्त है और जिसने चेतना पैदा करके क्रांतियों का, बदलाव का रास्ता प्रशस्त किया, वो तो साहित्य ही। वो शायद 150 वर्ष से अधिक हुए होंगे वॉल्ट व्हिटमैन का, जिनके जो कविता के प्रतिमान के रूप में हमारे हिंदी के अनेक डॉक्टर धर्मवीर भारती वगैरह संस्मरण आप पढ़ेंगे, लंबा उन पर लिखा गे वगैरह सबने। उस वॉल्टर व्हिटमैन ने लिखा कि वो पोएट्री क्यों लिखते हैं, कविता क्यों लिखते हैं। ही रोट कि poetry he wrote because he wanted the readers to stand by my side and look in the mirror with me। यानी मैं दुनिया को, समाज को, अपने समय को जिस दृष्टि से देखता हूं, हमारा समाज, हमारे लोग उस दृष्टि से उस चीज को देखें, इसके लिए मैं कविता को सबसे सशक्त माध्यम मानता हूं। ये उन्होंने गद्य में कविता के महत्व को रेखांकित किया। हमारे कम से कम 2 शताब्दियों के बीच के हैं तो जो सबसे चर्चित कवि हुए उनमें से एक कवि। पोएट्री है क्या? मैं कई बार सोचता हूं कि कविता क्या है। यह कल्पना भी है, यह प्रतीक भी है, यह अंतर्दृष्टि भी देती है, यह ऊर्जा भी देती है, यह आपके भावना को प्रवाह करने वाला सबसे शायद सशक्त माध्यम है, अगर मैं गलत न हूं। दूसरे कवि हमारे समय के सबसे बड़े महत्व, जिनको हम लोग अंग्रेजी में कभी कभी छोटी कविताएं किसी स्तर पर पढ़ लिया करते, W.B. Yeats। उस व्यक्ति ने लिखा कि पोएट्री है क्या। गद्य में जो भाव व्यक्त किया, इट्स ब्लड, यह रक्त है, इमेजिनेशन कल्पना है, इंटेलेक्ट बौद्धिक प्रतिभा है, रनिंग टुगेदर ये सब का मिश्रण एक साथ चलने वाला। फिर आगे कहते हैं, मैं छोटा सा वाक्य निकाला उसे, इट बिड्स अस टच एंड टेस्ट एंड हियर, सी द वर्ल्ड एंड श्रिंक फ्रॉम ऑल दैट इज ऑफ द ब्रेन ओनली। यह दुनिया को स्पर्श करने का, सुनने का, देखने का, अनुभूति करने का वो माध्यम है जो आपके मस्तिष्क में आकर के एक जगह केंद्रित हो जाता है। यानी ये सुनना, जानना, संसार को आप एक साथ यहां से कर सकते हैं। कविता वो दृष्टि देती है। ग्रीक दार्शनिकों ने कहा, जो दुनिया में सबसे पुराने माने जाते हैं, जब भारत में उपनिषद वगैरह लिखे जा रहे थे तब के, नो दाई सेल्फ, आपको अपने से जानने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम कविता है। हमारे समय में जब हम लोग युवा हो रहे थे, हमारे मैं जिस छात्रावास में रहता था, गोरख जी रहा करते, जिनकी कविताएं अपने समय में, हम सहमत असहमत चीजों से हो सकते हैं, लेकिन जो प्रभाव चीजें अपने ढंग से डालती है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, फैक्ट से इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, तथ्य अलग नहीं हो सकते। जेपी आंदोलन के दौरान धूमिल की कविताएं, मैं साहित्य का उस रूप में विद्यार्थी नहीं रहा, अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ जो शुष्क विषय माना जाता है, पर अगर कह सको कि साहित्य ने समाज को समझने और जीवन को जानने की दृष्टि दी, तो शायद दुनिया में जो अरबों लोगों को दी है उनमें से मैं उस दृष्टि से साहित्य को देखने वाला आदमी हूं। आलोक धनवा की कविता थी, गोली दागो पोस्टर, शायद शिवमंगल से सुमन की बड़ी पुरानी कविता, मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला, उन्हीं की कविता अपने देश की मिट्टी बोल रही। बालकृष्ण शर्मा नवीन आजादी के पहले की कविताएं, विद्रोही, उन्हीं की कविता कैदी, असद जैदी के 1857 सामान की तलाश, फिर बालकृष्ण शर्मा की वो मजदूर किसान उठो। तो कविता है क्या? और शायद 175 वर्ष पहले जिन कवियों ने अपनी बहुत कम उम्र में जगह बनाई और जो दुनिया से चले गए, शैली ने, पीबी शैली ने कहा कविता की डिफेंस ऑफ पोएट्री में, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया की रहनुमाई करने वाले सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े रहनुमा। और जैसा भारत में आपने जो पृष्ठभूमि, अभी जो गीत सुना और जो पुस्तक जिस पर आधारित है, राष्ट्रीय चेतना पर, मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय चेतना अपने समय के दौर के इतिहास और उसकी जो चुनौतियां हैं उनसे रूबरू कराने का काम
तो साहित्य ने सबसे अधिक किया, और साहित्य में अलग अलग विधाओं ने किया, उसमें कविता सबसे सशक्त है। चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे चीन की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, और वो विटमैन की कविता है बड़ी लंबी, टू ए फाइल्ड यूरोपियन रिवोल्यूशनरी, जो क्रांति यूरोप वगैरह में हुई और कैसे विफल हुई उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और मैंने चीन के तो 4 बड़े कवि जो पोएट ऑफ रिवोल्यूशन कहे गए, क्रांति के कवि, उनमें खुद एक माओ थे। माओ की कविता में कभी आपको सुनाता, जो बहुत पहले जब मैं पढ़ता था 78 वगैरह में, पढ़ता नहीं था बल्कि नौकरी में आ गया था, तो कहीं मैंने नोट किया था, डायरी में ढूंढ रहा था, मिला नहीं। बहुत बढ़िया। उसमें 4 कवि थे जिसमें बताया कि माओ खुद थे, चेन डक्सिन, जेंग चाओलिन, चेन ई और माओ। इन 4 लोग एक पॉइंट ऑफ रिवोल्यूशन माने गए, जिन्होंने उस मुल्क में क्रांति का रास्ता प्रशस्त कर दिया अपनी कविताओं से। इसलिए कवियों के बारे में कहा गया है, एक लाइन में बड़ा सुंदर डिफिनेशन है, इंजीनियर्स ऑफ ह्यूमन सोल, मानव चेतना के जो शिल्पकार हैं वो कवि हैं। और रूस की क्रांति में तो मैं कई बार देखता हूं तो मुझे बड़ा वो होता है, और मैं ये खास तौर से हमारे जो सोचने समझने साहित्य पर लिखने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, शायद उन्होंने इस पर और काम किया हो। कवियों ने, आप बाकी लोगों को छोड़ दीजिए जो साहित्यकार रहे, जैसे वीवी मायोस्की, वो तो माने ही गए फ्यूचरिस्ट पोएट ऑफ रसा, पर जिस व्यक्ति ने 17 में जिसे माना गया कि क्रांति का रास्ता प्रशस्त किया, वो समाज गढ़ा गया जिस समाज की परिकल्पना बहुत दिनों से थी, अंततः कल्पना का वो संसार जब उस व्यक्ति ने नहीं देखा, क्रांति से बना जो समाज देखा, ही कमिटेड सुसाइड। और जो उनकी उस वक्त की पंक्तियां थी, उसकी एक पंक्ति मैं आपको बताना चाहूंगा, ओ लाइफलेस कोल्ड एंड अलायन हैंड्स। ओ लाइफलेस कोल्ड यानी वो ठंडा, वो ठंड जो उष्मा नहीं देती, वो ठंड जो आपको अंदर से मार डालती है, एंड अलायन हैंड, और वो अनदेखी हाथ। और रूस में एक नहीं, मतलब क्रांति के कई कवि थे जो क्रांति के दौर के बाद या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया या बाहर चले गए। सर्गोई येसनिन, बालमोट, दिमित्री मेरोजोस्की, फादर सोलोगो, ये अनेक रूस के कवि। ये मेरे लिए एक बड़ा वो रहा है कि कवि कितने भावनात्मक ढंग से प्रबल होते हैं और अपने ढंग से समाज को रोशनी देते हैं। गोरकी वगैरह को छोड़ दीजिए, वो अलग किस्म का होता है, मैं कवियों के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो हमारी जो हम लोग बात कर रहे हैं लेखन वाली राष्ट्रीयता, ये जो भाव जब व्यक्ति के अंदर से निकलता है तो शायद वो राष्ट्रीयता या अलग को बाद में देखता है, पहले उसके अंदर अपने समय के जो बड़े सवाल हैं, बड़ी चुनौतियां, अगर दिखाई दिया कि देश और मुल्क आजाद नहीं है और इस गुलामी ने हमें जकड़ लिया है, तो शायद वो भाव सबसे प्रबल होता है और उस भाव के बारे में लिखी गई चीजें वो चेतना पैदा करती। मुझे याद है, मैं जब हम सब लोग यहाँ जब काम करते थे तो शायद उस वक्त यह प्रयोग अखबार में हम सब ने किया कि यहाँ की सारी भाषाएं जो हमारे आदिवासी संचल में बोली जाती हैं, उनकी सारी भाषाओं में मतलब उसको देवनागरी लिपि में स्तंभ शुरू किया। और हमारे मुंडा जी और वो थे केसरी जी, उन्होंने पूरे झारखंड को घुमा और अपनी यहाँ की जो मिश्रित वो है भाषा में लिखा, और मैंने सीरियलाइज किया अखबार में। लगभग 400 पेज का ग्रंथ रहा होगा उनका। बाद में फिर आज यहाँ के लोकल धर्म वगैरह पे, क्योंकि अपनी भाषा के माध्यम से जो चीजें आप व्यक्त कर सकते हैं रचना के माध्यम से, वो शायद कहीं और नहीं होती। इसलिए ये जो अपने समय की चुनौतियों को बदलने का जो काम साहित्य और कविता करती है, वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से दुनिया में माना गया कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया की रहनुमाई कैसे करते हैं। और टी.एस. इलियट की एक और वो है, जब हम लोग राष्ट्रीयता के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि लेखन की राष्ट्रीयता, जब कवि लिखता है तो वो
अपने वो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए वो लेखन का वो जो सरहद है उसमें वो भाव की बेचैनी को पार करते हुए जो मस्तिष्क में आता है उस उद्गार को व्यक्त करता है, इसलिए सीमा से वो आगे जाता है। टी.एस. इलियट के बारे में वो है कि while poetry for sure has, as T.S. Eliot noticed, a stubborn relationship to nationalism, यानी कविता का राष्ट्रीयता से बड़ा गहरा और बड़ा मजबूत अकाट्य संबंध है। मैंने रूस के उसके बारे में बताया, कवियों के बारे में जिन्होंने रूस में कैसे रास्ता प्रशस्त किया, चीन में किया, उसी तरह से फ्रांस की क्रांति जब पहली बार दुनिया में हुई तो उसमें कैसे कवियों ने किया। खुद हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में देखें, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम लिखा, और सबसे क्लासिक आपने पुस्तक में लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो अपनी भाषा के बारे में कह गए। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवियों ने कैसी कविताएं लिखी और उनका लोगों के मानस पर असर क्या रहा। बंकिम बाबू की तो कविता आते ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए वो परेशानी का सबब बनी, और तब गॉड सेव द किंग क्वीन ये चलता था, हमारे यहाँ सभी समारोहों में गाया जाता था। जब वंदे मातरम कविता उन्होंने लिखी तो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित करने की तैयारी की, पर यह तो लोक कंठ का हिस्सा बन चुका था, तो उसने जो चेतना पैदा की, अब इसका असर देखिए आज तक। मुझे बताया किसी ने, जो जानकारी मिली कि 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस ने दुनिया के स्तर पर एक सर्वे कराया। इस सर्वेक्षण का मकसद था दुनिया के 10 लोकप्रिय गीतों की सूची तैयार करना। इसके लिए 7000 गीतों की सूची तैयार हुई। 155 देशों के लोगों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। वंदे मातरम टॉप 10 गीतों में दूसरे स्थान पर दुनिया में। यह कवि की ताकत होती है, यह चेतना। भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्होंने लिखा, अंग्रेजी पढ़ के जद्यप सबगुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के ही। जयशंकर प्रसाद जी की वो कविता हम लोग पढ़ते थे बचपन में, शुरू के क्लासेज में। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभात समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कैसे इसने लाखों मानस को झंझोड़ा। और बहुत लोगों को जानकारी होगी, मैं आपको बताऊं कि जयशंकर प्रसाद जी की कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं, शायद कक्षा 8 तक या 7 तक वो पढ़े हुए, पर जिस व्यक्ति ने कमानी जैसा वो एक दार्शनिक, एक फिलोसफिकल ग्रंथ लिखा, वो अलग बात मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति की एक कविता, इसने कैसे अपने समय में एक नई चेतना लोगों में पैदा की। और वो चेतना जो उस साम्राज्य का, जिसके बारे में कहा जाता था, जिसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि कभी सूर्यास्त नहीं होता था, दुनिया के इतने हिस्सों पर उनका कब्जा था, उस साम्राज्यवाद के लिए किस तरह से कविताएं, लेखन चुनौतियां बनी, इसकी परिकल्पना आज जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो शायद कर सकते। माखनलाल चतुर्वेदी जी की वो कविता, इस पर मैं जहां काम करता था, भारती जी ने लंबा एक लेख भी लिखा है जो माखनलाल जी पर लिखा है, पढ़िए कभी उसको, कैसे वो माखनलाल जी से मिलने गए और इस कविता के बारे में बात की, क्या उद्गार थे। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, वो लंबा वो है। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी, इसने कैसे बचपन में हम सबको वो किया। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराह है और मृतक समान है। और मैं आपको खूब एक बताऊं, मैं जब सदन में गया तो आदरणीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी सदन में रहते, वो अपनी हर बात कविता में कहते थे। एक विलक्षण चीज देश में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो अपना हर भाषण एक तरह से कहीं कविता में वो बनाते, तो सदन बहुत गंभीरता से सुनता था। तो ये कविताएं किस तरह से झकझोरती होंगी आजादी की लड़ाई के दौरान, ये आप समझ सकते हैं, और उसकी झलक आप इस पुस्तक से पाते हैं। आज इस किताब का लोकार्पण हुआ, इनमें कुल 6 अध्याय हैं। बटोहिया फिरंगिया से लेकर उन तमाम कविताओं या गीतों की चर्चा पृष्ठभूमि के साथ। बटोहिया के बारे में आपने सुना ही, जैसे गीत ने सिर्फ भोजपुरी का नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का कालजयी गीत यह माना जाता है। बाबू रघुवीर नारायण ने 1911 में इसकी रचना की, और आप जानते हैं बाबू रघुवीर नारायण जी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। टेल्स ऑफ बिहार उनकी बड़ी मशहूर कृति है, पर वो टेल्स ऑफ बिहार से नहीं जाने जाते, वो इस एक कविता से अमर है। और कविता कैसे इंसान को प्रेरित करती है, जब तक यह सृष्टि पर
यह चेतना रहेगी, उनका नाम अमर रहेगा। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने समय की सबसे बड़ी जो गहरे मथने वाले, परेशान करने वाले सवाल थे, जिन्होंने इंसान के मन मस्तिष्क को कैद कर रखा था, उसके खिलाफ चेतना जगाने के लिए कविता लिखी। और बाय द वे, इस डिसिप्लिन से आप याद मत रखें कि हिंदी के लोग ही हिंदी की अच्छी चीजें लिख सकते हैं, वो अंग्रेजी के। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अनेक लोग, अगर मैं गलत ना हूं तो शायद विजय देवनारायण शाही, हरिवंश राय बच्चन, अनेक अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। अरुण कमल से पटना। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अब बटोहिया कविता आते ही कैसे वो जुबान का हिस्सा बना। इतना सुंदर गायन आपने सुना, जो मैं बीच बीच में जब अकेले होता हूं तो कई बार सुनता रहता हूं उसके गायन को, इतना सुंदर। और अब आप कल्पना करिए, जैसे मैं जब फिजी गया या मॉरिशस गया, उन देशों में जब लोग अपने अपने ढंग से अपनी स्मृतियों में आज भी इन चीजों को और ऐसे प्रसंगों को याद करते हैं, तो उनको उन जगहों पर कितनी ताकत मिलती। और जब जिस रूप में कुली और गिरमिटिया के रूप में हमारे लोग ले जाए गए, उनको इन चीजों ने कितनी प्रेरणा दी होगी कि आज उन चीजों से निकलकर वो एक अगर बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच सके, तो कविता की ताकत क्या होती है ये आप उससे पा सकते हैं। ये कालजयी कविता है। मैं मॉरिशस गया तो अभिमन्यु, अनंत और अनेक लेखकों से मुलाकात हुई चुकी था, में काम करता था, सबसे पहचान थी। मैं बड़ा युवा था जब अभिमन्यु अनंत योगा के लिए बंबई में, पहले बाद में मॉरिशस में, किस तरह से उन सबके मन मस्तिष्क में ये चीजें बैठी हुई हैं आज भी, वो शायद हम यहाँ रहते हुए उसका एहसास नहीं कर पाते। जब मैं आपको 2-3 चीजें इसकी बताना चाहूँ, इस कविता को आज भी आप पढ़ें तो इसका क्या संदेश है। राष्ट्रीयता पर आपने बहुत अच्छा वासुदेव सरल अग्रवाल से लेकर और बाबू गुलाब राय, और उसका बड़ा अच्छा आपने बताया कि ये भाव क्या है। उपनिषदों वगैरह की भी काफ़ी चर्चा है पुस्तक में, उस संदर्भ से कैसे चीज़ों को आपने देखा है। पर ये एहसास मैं अक्सर आज भी, हालांकि कोई ऐसा जैविक जीवंत रिश्ता अपने गांव से उस रूप में नहीं है कि हमारे समय के लोग अब धीरे धीरे अतीत बन रहे हैं, फिर भी जाता रहता हूँ। अभी मैं महीने भर पहले गया था। जब गंगा और घाघरा और सरजू को आप देखते हैं तो इस गीत का मर्म समझ सकते हैं। अब एक जगह इसमें प्रसंग है, गंगा रे जमुनवा के जगमग पनिया से सरजू झमके लहरावे रे बटोहिया। अब उन नदियों में जो प्रवाह मैंने देखा है, जो उनकी लहरें देखी हैं, साल के 6 महीने जब बाढ़ में घिरे हुए लगता था कि संसार शायद यही है, इसके बाद बाहर की दुनिया नहीं है, समुद्र यही है, बचपन की जो स्मृतियां हैं, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। उन नदियों की हालत जब आप देखते हैं आज, तो हमें लगता है कि कोई और नया हो पैदा, जो नया इस बटोहिया गीत को नए संदर्भ में जो चुनौतियां हैं उसको, और यह हम इंसानों की करनी है, जो आज दुनिया में जलवायु का सबसे बड़ा संकट दुनिया के सामने है, और जिस पर कोई हम जैसा सामान्य नहीं। स्टीफन हॉकिंग, जो हमारे समय का दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, अगर लेमन लैंग्वेज में आप कहें तो मैं कहूंगा हमारे समय का आइंस्टीन, जिस व्यक्ति ने स्पेस पर सबसे अधिक काम किया, उनकी अंतिम पुस्तक है, जो शायद 3-4 वर्ष हुए, 17-18 के आसपास उनकी डेथ हो गई। उनकी आपने वो तस्वीर देखी होगी, कुर्सी से उतर नहीं पाते थे। उस व्यक्ति ने ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस किताब लिखी, 5-6 सवाल बताए हैं कि अगर इन सवालों का हल यह शताब्दी ढूंढ सकी, लोग ढूंढ सके संसार का मिलकर, तो शायद यह सृष्टि बची रह पाए। और आप भुगत रहे हैं, आज हम भुगत रहे हैं, और ये सिर्फ सरकारों के बस की बात नहीं है। दिल्ली में पढ़ा भी मैंने कुछ समय पहले, पूरा जो वो अरावली की श्रृंखलाएं हैं, वो झारखंड में रहते थे, देखा पहाड़ के पहाड़ जो विलक्षण है काट कर खत्म हो गए।
नदियां हमारी खत्म हो जाए, वो पीड़ा समझने वाला कोई बटोहिया लिखने वाला आज चाहिए। ये गीत, ये सारी चीजें आज हमें ये भी संदेश देते हैं। इसी में आगे है कि इनका अतीत क्या रहा, जहां ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया, मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया, व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल देव, सुतल अमर के जगावे रे बटोहिया, रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूप कला, ब्रह्म सुख बन के भौर रे बटोहिया। इसमें रामानुज और रामानंद वगैरह कई परंपरा साउथ की है। तो कैसे देश से आध्यात्मिक स्तर पर एक था और वो स्वर कैसे चेतना पैदा करती थी। उसी रूप में आचार्य गणेश दत्त से लेकर अनेक कविताएं मैंने पढ़कर कोट किया था, पर चूंकि समय होगा इसलिए मैं ज्यादा इसमें गए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कविताओं ने हमारे यहाँ चेतना पैदा की और जो ताकत दुनिया में जिसका सूर्यास्त नहीं होता था उसको कैसे प्रभावहीन किया। और इसका असर उस भोजपुरी इलाके में क्या पड़ा कि उसमें से एक जिला, शायद देश में 3 जिले थे जो 1942 में आजाद हो गए। सतारा एक बंगाल का और तीसरा बलिया। उन सारी चेतनाओं में जिसने आजाद किया, इन कविताओं का अध्ययन नए ढंग से और किया जाना चाहिए इस पुस्तक के आधार पर, ये ऐसा मुझे लगता है। इसी रूप में मनोरंजन बाबू ने जो छपरा के कॉलेज, शायद राजेंद्र कॉलेज में प्रिंसिपल थे, फिरंगिया रचना की जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया। ऐसी अनेक कविताओं और गीतों की कहानियां हैं। एक कहानी तो शायद चंपारण से ही जुड़े, आसपास मोतिहारी के रसूल मियाँ की। रसूल मियाँ कलकत्ता के बड़ा बाजार थाने में प्रस्तुति के लिए बुलाए गए, हमारे अस बताएंगे उनका। कलकत्ता में भी रहा हूँ 5-6 वर्ष, तो समझ सकता हूं कि वहां पर उसका क्या असर पड़ा। उनकी वहां जाकर उन्होंने देखा बड़ा बाजार थाना वगैरह सब इलाकों में कैसे अंग्रेजों के गुलाम के रूप में इस मिट्टी से गए। पहले उधर अधिक सिपाही और फौज में लोग इसी मिट्टी से होते थे, जो मंगल पांडे वगैरह आप सुनते हैं सारे इसी उससे थे। तो उन्होंने देखा कि हमारे सिपाही गुलामों से भी बदतर, दासों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो रसूल मियाँ जो जिनकी कोई लौकिक पढ़ाई नहीं थी, और मैं कई बार मानता हूं वो एक अलग विषय, लेकिन फॉर्मल शिक्षा कामराज हिंदुस्तान में आप ढूंढेंगे कि जिन मुख्यमंत्रियों ने बड़ा अपने समय से दुर्गामी जाकर चीजों को बदला, उनमें कामराज थे। उसी के सत्यमूर्ति एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस को होते थे, कांग्रेस के ऑफिस के आगे नाइट गार्ड। पर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन का इम्प्रिंट और विजन उस व्यक्ति ने और जीवन में सार्वजनिक मूल्य क्या होते हैं छोड़ा। उसी तरह कवियों की स्थिति भाव चीजों को पैदा करती। रसूल मियाँ ने जब स्थिति देखी तो वहां कविता लिखी, छोड़ी द गोरकी के करल गुलामी बालमा, एकर कहिया ले करबक खुशामी बालमा। इसका असर क्या मानस में पड़ा। कई सिपाहियों ने तुरंत नौकरी छोड़ी, रसूल मियाँ गिरफ्तार किए गए। कविता का मन मस्तिष्क पर भाव पर क्या असर होता है, शायद इससे ज्यादा ज्वलंत प्रमाण आप और नहीं पा सकते। हम लोग फीजी में थे, हमारे मित्र विनय के साथ में भी, कैसे लोग याद करते हैं अपनी पुरानी चीजों को। आप सुन सकते हैं उनके गीतों में आज भी। और जो चीजें हमारे यहाँ जीवित शायद नहीं है, या परंपरा में हम ज्यादा पश्चिमीकरण अपना कर रहे हैं जीवन का, हम जिनको छोड़ रहे हैं, वो कैसे आज भी वहां जीवित हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह आजादी की लड़ाई के दौरान गीतों और कविताओं की भूमिका को देखें तो अनेक प्रसंग मिलेंगे, और इस पर काफी काम अन्य भाषाओं में भी हुआ है। गांधी से जुड़े अनेक गीत मिलते हैं जो आजादी के दिनों में रचे गए। जब गांधी बिहार आए और चंपारण पहुंचे तो उस चंपारण में अनेक गीत गांधी से जोड़कर गाए गए। महिलाएं गीत रचने लगी, विवाह गीत से लेकर सोहर कजरी तक गांधी के रंग में रंगे गए। इसी ने चेतना पैदा की। एक गीत जिसकी चर्चा कभी मानस में हमने भी सुना था। गांधी जब वहां पहुंचे तो आम जनों ने अंग्रेजों को या नील कोठियों वालों को देखकर गाना शुरू किया, गांधी के लड़ाई नाही जितवे फिरंगिया, चाहे करू कितनो उपाय, भल भल मजवा उड़ौले हमर देशवा में, अब जइहे कोठिया बिकाए। आप इसका भाव समझ सकते हैं। और क्या मतलब अपनी भाषा का क्या वो होता है महत्व। बहुत वर्षों पहले शायद मैं तब रविवार में काम करता था और बिहार से एक सांसद होते थे शंकर दयाल सिंह, बड़े लिखने पढ़ने वाले, एक बार चतरा से भी सांसद रहे, और बहुत ही क्या कहें
सृजनशील व्यक्तियों में से एक। तो एक बार मुझे अपने घर ले गए और उन्होंने मुझे लगभग 8-10 वॉल्यूम दिखाया। वो पुराने दस्तावेज कहीं से कलेक्ट करके लाए और इस मामले में बड़े शोधपरक व्यक्ति थे। वो दस्तावेज कहा कि आप चलिए आज मेरे घर में आपको अनूठी चीज दिखाता हूं। कहा चलिए। मैं गया। वो दस्तावेज थे जब गांधी जी वहां चंपारण के लिए गए, जिसे 2 मैसेज बड़ा क्लियर है। आप हमेशा इससे मतलब मैं कम से कम इससे प्रेरणा पाता हूं। 2 मैसेज क्या था? पहला, गांधी जी ने कहा बिना गांव की स्थिति फर्स्ट हैंड जाने मैं आप लोगों की रिपोर्ट पर या जो लोग मुझे यहां लाए हैं उनकी बात पर कुछ नहीं कहूंगा जब तक मेरा निष्कर्ष नहीं हो। तो उन्होंने किस किस को बनाया कि गांव गांव जाकर आपको घूमना है? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, जेबी कृपलानी, जिनको कुछ आता ही नहीं था मतलब अंग्रेजी के अलावा, और जो सारे लोग थे लोकल जो अपनी पीड़ा बताते थे, या तो कैथी में बताते थे या भोजपुरी में बताते थे या बाकी, वो सारा उसी रूप में लिखा जाता था और उसका अनुवाद होता था। गांधी उसको पढ़ते थे और उस पर अपना रिमार्क लिखते थे। वो दस्तावेज मुझे शंकर दयाल बाबू ने दिखाया। मैंने उनसे बड़ा आग्रह किया था कि इसको आप छापिए। जीते जी उन्होंने छापा। उसमें मेरा उल्लेख भी किया कि भाई कैसे हो गया। अभी मैंने देखा, मुझे और प्रसन्नता हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किताब छपी है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया, शायद 2000 के आसपास उसकी कीमत है। बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने शायद उसको एडिट किया है। बड़ी मोटी सी किताब, उनमें इन प्रसंगों का ऐतिहासिक बड़ा उल्लेख है। तो कैसे अपनी भाषा और अपने गीत से जो गांधी ने आंदोलन चंपारण का शुरू किया, जो आंदोलन चंपारण का मैं मानता हूं कि मानव इतिहास में 2 ही धाराएं उसके पहले चलती थी। पहली धारा थी जो इटली का जो दार्शनिक था मैकियावेली, द प्रिंस, जिसकी किताब उसने कहा किसी तरह से अपने जीवन के मकसद पर पहुंचो, हत्या करके, झूठ करके, फरेब करके, जो कुछ करना हो, अपने 100 भाइयों को मार करके, सब जायज है, सत्ता पाना मकसद है। उसके पैरेलल इतिहास में बुद्ध के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर, वेदों के आधार पर गांधी ने जो सूत्र दिया, नहीं, गलत रास्ते से आप जाओगे तो कभी सही मंजिल नहीं मिल सकती। और यही हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद, रूस की क्रांति के बाद, चीन की क्रांति के बाद, जिन कवियों की आत्महत्या के बारे में मैंने बताया, और बहुत सारी और चीजें हैं। कैसे जिन क्रांतियों ने क्रांति का सपना देखा वही चढ़ा दिए गए, उनको ही क्रांतिकारियों ने मार दिया, वो एक अलग प्रकरण है। तो गलत रास्ते से सही मंजिल पर आप नहीं पहुंच सकते। ये भारतीयता की जो मूल मंत्र गांधी ने दिया, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के ज्ञात इतिहास के 3-4 हजार वर्षों की एक नई धारा थी। उसकी शुरुआत चंपारण में हुई और चंपारण में कैसे गीतों ने उसको उर्वरा ताकत दी, कैसे बड़ा बनाया, यह आप इससे समझ सकते हैं। चंपारण वाले अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए ऐसे गीत गाते थे। उसी चंपारण की भूमि से हैं इस किताब के लेखक डॉक्टर रामधारी प्रसाद यादव जी। चंपारण की माटी पानी ही शायद ऐसी है कि इस चीजों से लगाव होना स्वाभाविक है, जो आपकी पुस्तक में हर जगह दिखता है। आजादी के अमृत वर्ष में प्रकाशित इस किताब का सार्थक महत्व है। इसकी चर्चा दूर दूर तक होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं अंत में 2 चीजें और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। अभी 3 दिनों पहले मुझे एक धारावाहिक देखने का मौका मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सारे लोग थे के साथ आरंभिक स्वराज। मैं निजी भावना आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। शायद जो हमारे देश में क्लासिक सीरियल बने और जिन्होंने देश में एक नई चेतना पैदा कर दी, उनकी सीरीज में ये, ऐसा मुझे लगता है, ये तीसरा होगा। इसमें देखा क्या, 2 महिलाओं की कहानी, 2 रानियों की कहानी। वो कैसी रानियां हैं? रानी आप उस रूप में समझिए कि बड़ी सम्राज्ञी और बड़ा कोई साम्राज्य था। दक्षिण के उन राज्यों की जो गोवा से जुड़ते हैं और जहां पुर्तगालियों का शासन हो गया, उन पुर्तगीज के बंधन के खिलाफ कैसे 2 बहुत मामूली रियासत, मतलब रियासत भी मत कहे, 2 गांवों का इलाका मिलकर के जो रहा होगा, उसकी महिला रानियों ने संघर्ष किया। वो देख करके अंदर से आपको इतना इस रूप में प्रेरित करता है कि महिला ताकत क्या है और हमारी आजादी की लड़ाई में कैसे लोगों के संघर्ष ने कैसे भाव पैदा किए। आप छोड़ दीजिए कोर्ट
कहते हैं कि जिन्हें दरबारी कवि थे, बाकी कवि थे जिन्होंने अपने समय के हमारे पुराने इतिहास को लिखा, उनको भूल जाइए। पर उस दौर के सारी भाषाओं के कवियों ने उन चीजों का जिस रूप में विस्तार किया, उस संघर्ष का जो स्वर दिया है और जो हमारी मिट्टी का संघर्ष है, मैं कह सकता हूं कि दक्षिण के उस कम से कम इतिहास को आज हम उत्तर में बहुत कम लोग जानते हैं। और शायद हम ये मानते हैं कहीं मानस में है कि जो हमारा इतिहास है वही है, पर आज दुनिया एक है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि हमारी सृष्टि तभी बची रह सकती है कि ये ब्रह्मांड एक मानी है। ये मत कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा अलग हो गई, क्योंकि एक जगह अगर मान लीजिए जलवायु का असर होता है, प्रकृति का कहर होता है, तो दूसरा इलाका बच नहीं सकता। प्रकृति ने आपको साथ पैदा किया, तो हम एक दूसरे के भावों को जाने, संघर्ष को जाने, और कविता सबसे सशक्त माध्यम है। और वो काम हमारे डॉक्टर रामधारी प्रसाद जी ने किया है। इस आयोजन में मुझे निमंत्रित करने के लिए रांची प्रेस क्लब, संजय का, रवि जो हमारा बड़ा उत्साही कर्मठ हमारा साथी रहा है, और मैं किसी का बॉस अपनी ओर से नहीं रहा, ये मानते मैं मित्र ही रहा, मित्र के रूप में ही हाँ काम करने का एक अनुशासन हम सब ने जो बनाया था वो मैं मानता था, आज भी जहाँ हूँ मानता हूँ। तो मैं पुनः आप सबका आपने बैठकर बहुत धैर्य से सुना, मुझे अपने बीच वर्षों बाद में मौजूद रहकर मैं पुरानी स्मृतियों को बहुत मुझे ऊर्जा मिली, ताकत मिली, आपको देख करके जो मेरे मन के